नमस्कार, मैं भारत। अक्सर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन मन में एक विचार आता है कि इस प्रॉपर्टी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, हमारे जीवन भर की जो कमाई है वो किसी विवाद में तो नहीं फंस जाएगी। तो इसके लिए किन किन चीज़ों को हमें देखना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है और प्रॉपर्टी को कैसे चेक करना है, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और सारे स्टेप्स को फॉलो करें प्रॉपर्टी लेने से पहले। तो उसके बाद एक गारंटी है कि आप तकरीबन किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे, कि लोग अक्सर गलती कहाँ कर देते हैं। तो लोग दो जगह गलती करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि जब भी वो किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं तो वो अक्सर जो लोग अपने दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी जानने वाले के रेफरेंस से आते हैं और उनको वो बंदा बोलता है कि ऐसा है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ली है, तुम लो। तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी ली है तो ये प्रॉपर्टी सही ही होगी, और वो उस बिना पे वहाँ पे पैसा लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी सही नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसे मतलब सगे संबंधियों या जान पहचान वालों के जहाँ पे पैसा लगाया है, जहाँ पे प्रॉपर्टी ली है, आप प्रॉपर्टी मत लें, बिल्कुल लें। क्योंकि वहाँ पे ये रहेगा कि ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन आपको बिना देखे समझे पैसा नहीं लगाना है। तो ये इस बात की श्योरिटी नहीं है कि किसी ने वहाँ ज़मीन ले ली है तो अच्छी होगी, आपको भी ले लेना चाहिए। नहीं, ये पैसा आपका है। अगर आप प्रॉपर्टी में फंसते हैं तो लड़ाई आपकी रहेगी। तो इसलिए केवल इस बिना पे पैसा नहीं लगाना है कि किसी ने वहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली है और आपको भी वहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। पहली गलती है जो लोग करते हैं। दूसरी गलती है कि लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की ज़मीन तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के लोग 500-1000 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं, या फिर थोड़ी बहुत भी भागा दौड़ी करने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। होता क्या है कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आपके उसके सारे कागज़ निकलवा लेने चाहिए। अब बात आती है कौन कौन से कागज़ आपको निकलवा लेने चाहिए। तो सबसे पहला कि जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है, क्या वो उसका असल मालिक है या नहीं है। इसका पता आपको खसरा संख्या के द्वारा पता चल जाएगा। आप upbhuleg.gov.in पे जाएंगे, वहाँ पे खसरा नंबर डालेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है और इस प्रॉपर्टी के डायमेंशंस, मतलब इस प्रॉपर्टी का क्षेत्र कितना है। तो ये आपको इंश्योर हो गए कि उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है और आप ओनर से ही प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो या नहीं। तो पहला स्टेप ये है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो वजहों से बहुत ज़रूरी है। पहला, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसको सही बंदा बेच रहा है या नहीं। दूसरा, जो प्रॉपर्टी जितनी बता के आपको दी जा रही है, सपोज उन्होंने कहा कि 1000 स्क्वायर फीट की प्लॉट हम दे रहे हैं, लेकिन पता चला कि जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है वो 1000 स्क्वायर फीट तो है ही नहीं, वो केवल 950 स्क्वायर फीट है, 900 स्क्वायर फीट है, जो उन्होंने कब्जा किया हुआ अवैध है, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ही नहीं, और उन्होंने आपको 1000 स्क्वायर फीट कह के बेच दिया। तो आप यूपी भूलेख पे जाएं और वहाँ पे, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी भूलेख पे जाएं और वहाँ पे जाके सारी चीज़ों की जानकारी ले लें कि प्लॉट का डायमेंशन क्या है और उसका एक्चुअल ओनर कौन है। तो पहला आपको ये पता करना है। दूसरी, आपको ये पता करना है कि उस ज़मीन पे कोई विवाद है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हो, वो विवादित हो, उस पे लोन हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको इसके लिए उसका 12 साल, 20 साल, 12 साल क्या होता है कि पिछले 12 साल का रिकॉर्ड होता है कि उस 12 साल में प्रॉपर्टी के कौन कौन से ओनर रहे, उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई लोन लिया गया है तो वो भी रहता, मतलब प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल रहती है उसमें। 20 साल में उसका 20 साल का रिकॉर्ड होता है। तो जब भी बैंक आपको लोन करती है किसी भी प्लॉट के ऊपर तो ये 12 साल या 20 साल लेती है, जिससे बैंक भी इंश्योर करती है कि उस प्रॉपर्टी का जो पीछे का रिकॉर्ड है वो एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस प्रॉपर्टी में इशू है तो आपको 12 साल या 20 साल ज़रूर निकलवाना चाहिए। इसके लिए आपको upigrs.gov.in पे जाना है। वहाँ पे भार प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको, भार प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, 12 साल भी बोलते हैं। वहाँ पे जाके आपको इसका फॉर्म भरना है और जो भी स्टेप्स आगे के उसको पूरा करके आप 12 साल और 20 साल निकलवा सकते हैं।
तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ कि जो आप लैंड ले रहे हैं, जैसे कि आप रहने के लिए अगर लैंड ले रहे हैं तो क्या वो लैंड का यूज़ रेसिडेंशियल है या नहीं है। कई बार होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड पे प्लॉटिंग करते हैं। नॉर्मली सबको एग्रीकल्चर लैंड पे ही प्लॉटिंग करता है, लेकिन जब उस पर प्लॉटिंग करते हैं तो उस एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कराना होता है। जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस चीज़ की परमिशन देती हैं और इसके लिए बाकायदा एक कार्रवाई होती है और इसमें कुछ शुल्क भी लगता है। तो कई बार लैंड डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो शुल्क बचाने के लिए उसका लैंड यूज़ चेंज कराते ही नहीं है। तो अब आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी समझ के एग्रीकल्चर लैंड को खरीद लिया। अब एग्रीकल्चर लैंड और रेसिडेंशियल लैंड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं फिर बाद में। तो आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि ये लैंड जो है वो उसका यूज़ क्या है, ये स्टिल एग्रीकल्चर है या फिर रेसिडेंशियल है। अगर आप कॉमर्शियल ले रहे हैं या फिर सेमी कॉमर्शियल ले रहे हैं तो उस केस में तो ये मस्ट हो जाता है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका लैंड यूज़ क्या है। इसका पता भी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस कचहरी से पता चल जाएगा। और एक बहुत अच्छा तरीका और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इतने सारे कागज़ अलग अलग आप नहीं निकलवा सकते हैं, मुश्किल आ रही है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप किसी भी एक अच्छे वकील को पकड़ सकते हैं जो आपको ये सारी सहूलियत, ये सारी चीज़ें निकाल के दे दे। या फिर आप अगर गोरखपुर से हैं तो www.360plot.com पे विज़िट करके वहाँ पे ये सारी चीज़ें घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। गोरखपुर में 360plot.com ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 3 पेपर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। लैंड खरीदने से पहले आपको जांच करवाना चाहिए। तो इसमें उस लैंड पे कोई विवाद है ये पता चल जाएगा, कोई लोन है ये पता चल जाएगा, उस लैंड का ओनर कौन है ये पता चल जाएगा, उस लैंड का यूज़ क्या है ये पता चल जाएगा, उस लैंड की डायमेंशन क्या है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ तक तो आप इंश्योर हो गए कि जो लैंड है वो सही है। अब बात आती है रजिस्ट्री की। तो रजिस्ट्री आपने करा ली और अच्छा, इसमें भी 2 केसेस होते हैं। पहला होता है कि कई लोग EMI पे प्लॉट देते हैं, या फिर कई लोग कहते हैं कि आप एक काम करिए, कुछ पैसा मुझे अभी दे दीजिए, कुछ पैसा आप बाद में दीजिएगा। इसको आप EMI समझ लें या जो भी समझ लें। उसमें भी कई बार क्या लोग गलती करते हैं कि वो जो अमाउंट देते हैं उसका कोई वो सरकारी प्रमाण पत्र नहीं रखते हैं। वो जस्ट एक नॉर्मल कागज़ पे होता है कि यहाँ हमने इतना रुपए दे दिया और ये वाला प्लॉट बुक कर लिया। उसमें बाद में प्रॉब्लम क्या आती है कि उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपको जब भी कुछ ऐसा आप करें तो उस पर वो क्लियर लिखवाएं और कोशिश करें कि ये एक स्टैम्प पेपर पे ही हो, और उसमें आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो प्लॉट संख्या मेंशन हो, वो प्लॉट कहाँ पे है ये भी मेंशन हो, और आपने कितना अमाउंट पे किया है ये भी मेंशन होना ज़रूरी है, और जो बाकी का अमाउंट है उसको पे करने की क्या क्या शर्तें हैं ये भी होना ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं या दे रहे हैं, भले ही वो कोई भी अमाउंट हो, उसका एक बाकायदा फुल प्रूफ आपके पास रहे, जिसकी बदौलत आप बाद में कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्री की। आपने रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री के बाद आता है खारिज दाखिल। जब तक आप खारिज दाखिल नहीं कराते हैं ज़मीन का, तो ये मान के चलिए कि वो ज़मीन आपके नाम पे नहीं होती है। तो खारिज दाखिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ज़मीन में है वो है खारिज दाखिल। खारिज दाखिल का अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में नाम अगर बताऊं तो सामने वाले का नाम खारिज होके आपका नाम दाखिल हो जाता है वहाँ पे, और जब तक ये नाम दाखिल नहीं होगा ना तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं। तो खारिज दाखिल तो आपको करानी है इन एनी केस। कोई भी केस हो, खारिज दाखिल कराए बिना आप उस ज़मीन को अपना मत समझिए। और उसमें कई बार दिक्कत भी होती है कि कई लोग खारिज दाखिल नहीं कराते हैं, वो रजिस्ट्री करा के बस हाँ ये ज़मीन तो मेरी हो गई, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो ज़मीन आपकी नहीं हुई है, क्योंकि आप जो पहला ओनर था उसका नाम खारिज नहीं हुआ है और आपके नाम पे वो ज़मीन नहीं चढ़ी है, दाखिल नहीं हुई है। इसमें बहुत लंबा केस हो जाता है। वो पहला ओनर जो है जिसके नाम पे ज़मीन थी वो उसके नाम पे लोन ले सकता है, वो उस ज़मीन को दोबारा बेच सकता है। तो कई बार ये भी होता है कि एक ज़मीन को 4-4 बार पे बेच दिया गया। तो ये जो
केस आते हैं ये ऐसे ही आते हैं कि उन ज़मीनों का खारिज दाखिल हुआ ही नहीं होता है और फिर उस ज़मीन को वो 4 बार बेच देते हैं। तो ये हमारी अवेयरनेस है, पैसा हमारा लगा हुआ है, तो हमें इन चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझना होगा। इसके लिए आप किसी भी अच्छे एजेंसी को हायर कर सकते हैं, किसी भी अच्छे वकील को हायर कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे आदमी को हायर कर सकते हैं जो इन चीज़ों का जानकार हो। और प्लीज़ इसमें ट्रस्ट आप अपने ऊपर करें, अपनी जानकारी के ऊपर करें। और जो भी ज़मीन ले रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो इस तरीके के फ्रॉड किसी के साथ ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट अपने तरफ से इनिशिएटिव ये ले रही है कि आपको कोर्ट कचहरी रजिस्ट्रार ऑफिस कम से कम जाना पड़े और सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएं। इसीलिए गवर्नमेंट सारी ज़मीनों की मैपिंग कर रही है और सबको डिजिटलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे डाल रही है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को जानें और उन चीज़ों को चेक करें। देखिए, नियम को ना जानना, जो भी संविधान के नियम हैं या जो भी नियम हैं, जो भी लॉ है, उसको ना जानना ये हमारी गलती है। गवर्नमेंट इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। कल को जब आप उनको ये बोलेंगे, या कोर्ट इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, जब कल को आप ये बोलेंगे कि हमें लॉ नहीं आता, ये आपका फॉल्ट है, आपको लॉ नहीं आता है। तो जो भी जानकारियाँ इससे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें। और ये बहुत छोटा प्रोसेस है, कुछ दिनों में आप पूरी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और गोरखपुर में तब तो चिंता करने की बात ही नहीं है। आप 360plot.com पे विज़िट करके वहाँ पे जो भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए, ज़मीन से रिलेटेड रजिस्ट्री पेपर चाहिए, या फिर 12 साल चाहिए, 20 साल चाहिए, ये सारा चीज़ गोरखपुर के अंदर आप निकलवा सकते हैं। धीरे धीरे हम इस सर्विस को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेके जाएंगे। और नहीं तो आप थोड़ा सा डिजिटल माध्यम से इन सब चीज़ों का पता करना शुरू कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि खसरा नंबर कैसे देखते हैं, उस ज़मीन में विवाद है या नहीं है, ये कैसे देखते हैं, UPIGRS का कैसे यूज़ करते हैं। ये सारा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया है।